ऐसे ना एनसीसी ला लूट होता है, इस आर्मी के पेपर में छूट होता है, हर कॉलेज पर इसका टूरुप होता है। ऐसे ना एनसीसी ला लूट होता है, इस आर्मी के जीडी में छूट होता है। जैन कैडेट्स, आप सभी के बीच एक बार फिर मैं सोनू यादव अपने नए विषय के साथ हाजिर हूं। आप सबके अदम्य साहस भरे प्रतिक्रिया की वजह से आज मैं एक बार फिर अपनी अग्रिम वीडियो को लेकर के आप सबके बीच हाजिर हूं। आशा से अधिक आप सबने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाइयाँ। और आप सबकी जो उम्मीद है उस उम्मीद पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा। और आप सबने मुझे यह जो सपोर्ट किया है इसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले समय में आप सबके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो प्रसारित करता रहूंगा। ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम अपने इस टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारे विषय है एनसीसी का इतिहास, या बोले तो एनसीसी का जन्म, एनसीसी का उद्भव। एनसीसी क्या है, एनसीसी का जन्म कैसे हुआ, एनसीसी कहां से पनपी, एनसीसी की जरूरत क्या थी हमारे देश में। सेना तो थी हमारे पास, एनसीसी की क्या जरूरत थी। बट नहीं, यह बात तो उस समय की है जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत अपनी किले गाड़ बैठी थी और वह पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व फैलाने के नजरिए से अपने भारत पे भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी। कैडेट्स, बात 1914, 28 जुलाई 1914, जब पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम उत्कर्ष में था। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सेना के अंदर, जो कि उस समय भारत के जो सैनिक थे वो उसके अंदर काम करते थे। सैनिक बोले थे, यहाँ के जो व्यक्ति थे वो उसमें ब्रिटिश हुकूमत में भर्ती होकर के वहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे थे। तो उस समय जब ये प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरह से छिड़ा हुआ था तो उसमें ब्रिटिश हुकूमत ने सैन्य ढांचा की कमी को पाया, या बोले तो सैनिकों की कमी को महसूस किया। सैनिकों की कमी को महसूस करने के उपरांत उन्होंने एक निर्णय लिया कि भारत में जो भी कॉलेजेस हैं, छात्र हैं, उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए। आखिर क्यों? आखिर आप पूछेंगे क्यों, तो सुनिए। ब्रिटिश हुकूमत ने यह निर्णय लिया था कि अगर हम सैन्य प्रशिक्षण छात्रों को देंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए अच्छे अच्छे सैनिक के रूप में उपलब्ध होंगे। हाँ, तो ये तो है, लेकिन आगे क्या? तो आगे सुनिए। आगे हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देना तो चाहा, लेकिन आखिर कैसे देंगे, एक जगह उनको इकट्ठे कैसे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने सन 1917 में यूसी नामक एक संस्थान की स्थापना की। इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी कोर। 1917 में एक यूसी नामक संस्थान की स्थापना की जिसका पूरा नाम था यूनिवर्सिटी कोर। यह यूनिवर्सिटी कोर के अंदर छात्रों को प्रशिक्षण देना तो चालू होना था, लेकिन ये कहां पे लगा इसको? यह लगा सबसे पहले 3 नवंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहां पे लगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसका पहला ट्रूप बोले तो कंपनी स्थापित हुआ। 1917 में यूसी का स्थापना कर दिए। यूसी का स्थापना के पश्चात इसकी जो
नींव रखी गई वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 नवंबर 1917 को रखी गई। 3 नवंबर 1917 को रखने के पश्चात यह हुआ कि 1920 में एक भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात इसका जो नाम था यूसी, इसके बीच में एक आ गया यूटीसी, यानी ये जो है बीच वाला, इसका मतलब यहां से बस ये चेंजेस होगा, ट्रेनिंग। क्या होगा? ट्रेनिंग। यानी इसका पूरा नाम क्या हो गया? यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यूटीसी, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। ये तो चला, लेकिन फिर क्या हुआ कि 1942 में एक यूओटीसी की स्थापना हुई। मतलब इसका क्या हुआ कि इसका नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। बदल कर किसमें चेंज कर दिए? यूओटीसी में कर दिए। इसका फुल फॉर्म होता है यहां से यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। कैडेट्स, आप सब यहां पर ध्यान दें, जब 1942 में इसका नाम बदल के यूओटीसी कर दिया गया, यूओटीसी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, यह क्या था? यह जो संस्थान थी यह पूरा संकीर्ण, मतलब एक सीमांत क्षेत्र में था। मतलब यह बहुत छोटा था। जो इसका क्षेत्र था, क्षेत्र संकुचित बोले तो क्या होगा? संकुचित यानी कम। मतलब जो इसका क्षेत्र था बहुत कम था। इसी के कारण इसमें बहुत कम छात्रों ने क्या किया? भाग लिया। क्या किया? इसमें कम छात्र भाग लिए। क्या किया? इसमें कम छात्र भाग लिए। तो इस भाग लेने के कारण जब मान लीजिए कि कोई संस्थान है, वहां पर आपने ओपन किया, अगर उसमें कम छात्र बैठ ले तो वहां की जो मजबूती होगी, मजबूती कम ही ना बनेगी। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए कोई एक आपने टीम बनाई कि हमको वहां पर जाकर आक्रमण करना है। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा सैनिक या बोले तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा आदमी होंगे, तब क्या पूरी तरह से हष्ट-पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन अगर आप अपने कंपनी हो या ट्रूप हो या मान लीजिए कोई भी ऐसा संगठन हो, अगर उसमें कम व्यक्ति होंगे तो कमजोर होना ही होना है। तो सेम वही प्रक्रिया हुआ यहाँ पे। जब यहाँ पे कम छात्रों ने भाग लिया, तो कम छात्रों के भाग लेने के कारण यह पूरी तरह से क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। तो कमजोर पड़ने के कारण क्या हुआ कि उस समय 1939 में, कब? 1939 में 2 सितंबर 1939 2 सितंबर 1939 को जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था? अपने चरम द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। मतलब 1939 में क्या हुआ कि ये जो 1942 में यूओटीसी बनी थी, क्षेत्र संकुचित, कम छात्र इसमें भाग लिए थे, और जो 1939 में द्वितीय विश्व जो हो रहा था, मतलब क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। तो इस विश्व युद्ध के होने के कारण इसमें मतलब क्या हो कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया कि इसको अपने सैन्य प्रक्रियाओं में इसको क्या किया? शामिल किया। शामिल करने को प्रति कि जो यूओटीसी थी ये अपने उद्देश्यों में क्या हो गई? विफल हो गई। यानी क्या? कमजोर पड़ गई। आपसे मैंने पहले बताया कि अगर आप कोई भी संगठन या यूनिट कुछ भी बनाते हैं, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग नहीं लेते तो क्या होगा? वो कमजोर पड़ जाएगा। तो कमजोर पड़ने के कारण क्या हुआ कि मतलब क्या? विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया। क्या हुआ?
विफल हो गया। तो विफल होने के पश्चात क्या हुआ, ये जब विफल हो गया तो उस समय यह पूरी तरह से क्या हुआ, मतलब पीछे चला गया। एक तरह से क्या किया, कहाँ चला गया, पीछे चला गया। मतलब यह क्या, इसका नाम ही मिट गया, नाम मिट गया। क्यों मिटा, आप सब जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है। इसका नाम मिटा, तो नाम मिटने के बाद क्या हुआ, 1946 में 1946 में भारत सरकार ने क्या किया, 1946 में भारत सरकार ने 1946 में भारत सरकार ने देश के अंदर 1946 में भारत सरकार ने देश के अंदर छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए 1946 में भारत सरकार ने देश के अंदर छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना बनाई। क्या बनाई, योजना बनाई। योजना बनाई तो उन्होंने एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस व्यक्ति का नाम है पंडित हृदयानंद कुंजरू। क्या नाम है, पंडित हृदयानंद कुंजरू। उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कैडेट कोर कमेटी बनाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति बोलो या कमेटी बोलो, ठीक है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति बनाई। उस समिति के अंदर अध्यक्षता में समिति बनाई। राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति 1946 में भारत सरकार ने पंडित हृदयानंद कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति बनाई। पंडित हृदयानंद कुंजरू ये उस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया कि हम पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित देश थे, पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित देश थे, वहां पे जा करके उनकी जो सैन्य प्रशिक्षण थे उनको अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात वहां से अपने पूरे अभिलेखों को जुटाने के पश्चात ये क्या 1947 में, कब 1947 में मार्च के महीने में, कब मार्च के महीने में 1947 में मार्च के महीने में ये भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी बोले तो मतलब भारत सरकार को रिपोर्ट प्रदान की या भारत सरकार को सौंप दिए। अब सौंपने के बाद क्या हो कि भारत सरकार ने तो 1947 में अपने अंदर पार लिया, रिपोर्ट आ गई इसके पास कि हाँ विकसित देश में कैसे क्या क्या हो रहा है, सैन्य परिस्थितियां कैसे है, कैसे वहां पर ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। क्योंकि भारत सरकार तो पहले से मतलब हताशा खो बैठा है, विफल हुआ है ईओटीसी से। अब विफल होने के पश्चात रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आने के बाद यह हुआ कि 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बनाया। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बनाया। कब, अप्रैल 1948 में। अप्रैल 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बनाया। यह अधिनियम क्या हुआ, अधिनियम तो बनाया लेकिन ये किस रूप में, एक बिल के रूप में। किस रूप में, बिल के रूप में। 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बनाया। कब, अप्रैल 1948, यानी अप्रैल के महीने में 1948 में एक बिल बनाया। इस बिल को क्या किया, संसद में पारित कर दिया। कहां किया पारित, संसद में पारित कर दिया। संसद में पारित कर दिया और यहीं पे एनसीसी का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब उद्भव हुआ, मतलब जन्म हुआ। क्या हुआ, जन्म हुआ। यहीं पर मतलब अब क्या हुआ, जन्म होगा इसका। कब, 1900 संसद में इसको पारित कर दिया। 1948 16 जुलाई 1948 को संसद द्वारा संवैधानिक रूप
से अनुच्छेद 12 द्वारा इसकी स्थापित मान्यता दी गई। ठीक है कैडेट्स, अब सब ध्यान दें। 16 जुलाई 1948 को संसद द्वारा संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 12 द्वारा इसकी क्या स्थापित मान्यता प्रदान की गई। मतलब अब यहीं पे क्या हो गया, एनसीसी का जन्म हो गया। एनसीसी का जन्म हो गया तो यहां पे एक सॉन्ग बनता है। एक भावी एनसीसी कैडेट है, होने वाली है, वो अपने पिता से अर्ज कर रही है, बापू हमको एनसीसी लेना है। तो किस रूप में अर्ज कर रही है, उसके स्कूल में फॉर्म निकले हैं एनसीसी के लिए और पूरे एकदम पूरी प्रफुल्लित है। उसकी जो सहेलियां है, उसके जो दोस्त वगैरह हैं, सब एनसीसी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। वो पूरी तरह से खुश है, बोलती है घर पे जाकर के अपने पापा से, पापा हमको भी एनसीसी लेना है। और किस रूप में बोलती है, क्योंकि कुछ समय से क्लासेस चल रही है, थोड़ा रंगीन बन जाए। मैं बहुत संगीत का प्रेमी हूँ और कैंपों शिविरों में मैं गाता आ रहा हूँ और मेरी थोड़ी ऐसी है खुशमिजाजी जिंदगानियाँ मैं जीता हूँ। सुनिए गाना। वो लड़की अपने पिता से अर्ज कर रही है, ओ पापा हमको भी तो अब एनसीसी लेना है, वो पापा हमको भी तो अब एनसीसी लेना है। जहाँ पे ट्रेनिंग देती भारतीय सेना है, जहाँ पे ट्रेनिंग देती भारतीय सेना है, वो पापा हमको भी तो अब एनसीसी लेना है, वो बापू हमको भी तो अब एनसीसी लेना है। उसके पिता बोले ठीक है। वो बता रहे कि एनसीसी में क्या क्या होता है। सीएटीसी या डीसी तक का कैंप कराते हैं, सीएटीसी या डीसी तक का कैंप कराते हैं, सीएटीसी या डीसी तक का कैंप कराते हैं। एकता अनुशासन का वो पाठ पढ़ाते हैं, ड्रिल कम्युनिकेशन चलवाते हैं वो वेपन, ड्रिल कम्युनिकेशन चलवाते हैं वो वेपन। मिलता रिफरेशमेंट में समोसा छेना है, वो बापू हमको भी तो अब एनसीसी लेना है, वो बापू हमको भी तो अब एनसीसी लेना है। अरे कैडेट बैठे हो शांति यार, थोड़ा ताली बजाओ। मैं इतनी अच्छे से गीत को प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए बीच बीच में क्लास में होता रहेगा और उसको छोड़ते हम फिर अपने विषय पे आते हैं। यहाँ पे तो एनसीसी का जन्म हो गया, लेकिन जन्म होने को उपरांत क्या हुआ, एनसीसी के सफल संचालन के, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर दे, जगह थोड़ा बहुत कम पड़ गया है, इसको थोड़ा हम लोग क्या करते, इरेज कर दे। तब तक आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए इसको। मुझे आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मेरी लिखने की जो शैली है ना, थोड़ी सी भद्दी है, बट कुछ भी नहीं लेना देना है, अंदर की बात है ये। आप सब कंटेंट पर ध्यान दीजिए, राइटिंग पे नहीं, ठीक है। एनसीसी के सफल संचालन के लिए, एनसीसी का जन्म हो गया, एनसीसी के सफल संचालन के लिए 1948 में एनसीसी के सफल संचालन हेतु 1948 में, कब हुआ, 1948 में एक 1948 में एक निदेशक नियुक्त हुए। क्या हुए, निदेशक नियुक्त हुए, ठीक है। 1948 में इसके सफल संचालन के एक निदेशक नियुक्त हुए और वो नियुक्त हुए तो उनका रैंक क्या था, उस समय इनका रैंक था कर्नल जीजी बैबुर। क्या नाम था, कर्नल जीजी बैबुर। इनका पूरा नाम था कर्नल गोपाल गुरु नाथ बैबुर, ठीक है। ये क्या बने, एनसीसी के जन्म के बाद, यानी इसके पिता बन गए, ठीक है। मतलब इसको चलाने वाले,
मतलब इसका नेतृत्व करने वाले बन गए कर्नल जीजी बैबूर। कर्नल जीजी बैबूर तो बने, लेकिन बाद में क्या हुआ, एनसीसी का जो विस्तार हुआ, जब एनसीसी का विस्तार हुआ 1954 में, एनसीसी का विस्तार कब हुआ, एनसीसी का विस्तार हुआ तो ये जो रैंक था ये क्या हो गया, ब्रिगेडियर। क्या हो गया, ब्रिगेडियर हो गया। ठीक है, कब हुआ, 1954 में एनसीसी का विस्तार हुआ तो जो ये कर्नल वाला रैंक था, कौन सा रैंक, ये जो कर्नल वाला रैंक था ये क्या हो गया, ब्रिगेडियर हो गया। ठीक है, अब फिर विस्तार हुआ 1961 में, क्या हुआ, विस्तार हुआ तो ये रैंक क्या बनेगा, मेजर जनरल। क्या बना, मेजर जनरल। और यहीं पे इसको मेजर जनरल यहाँ पे कौन सा बने, आरएस पेंटल। कौन बने थे, सॉरी आरएस पेंटल बनेंगे, लेकिन ये जो मेजर जनरल है, ये जो मेजर जनरल है, फिर क्या हुआ 1962 में ये जो निदेशक वाला शब्द है ना, निदेशक, ये निदेशक शब्द क्या हो गया, चेंज हो गया। निदेशक शब्द चेंज हुआ, यानी बदल गया। बदल टू मतलब बदल गया। क्या हुआ, महानिदेशक हुआ। और यहीं पे वो क्या बन गए, मेजर जनरल, मेजर, यानी अब वहां से हम बोलेंगे एनसीसी के महानिदेशक। क्या बोलेंगे, एनसीसी के महानिदेशक। अब नहीं बोलेंगे कि एनसीसी के निदेशक कौन है, क्योंकि ये कब बोला जाता था, 1954 से पहले बोलता था। 1954 और 1948 के बीच में कब बोला जाता था, निदेशक बोला जाता था। लेकिन 1954 के बाद जब इसका विस्तार होते आ गया, जब ब्रिगेडियर हो गया, 1961 में मेजर जनरल, मतलब जो भी होगा सब होते आया है। तो यहाँ पे एनसीसी के महानिदेशक कौन बन गए, तुम्हारे आपके, सॉरी आपको मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जब ये 1954 से लेके और 1960 के 1961 तक, 1954 से लेकर के 1961 तक क्या बोला जाता था, इनको निदेशक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, निदेशक। लेकिन बदला क्या था, केवल रैंक बदला था, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल हुआ था। लेकिन 1962 में इसको क्या कर दिया, महानिदेशक हुआ। तो महानिदेशक कौन हुए, मेजर जनरल आरएस पेंटल। ठीक है, मेजर जनरल आरएस पेंटल। तो 1961 में इसका नाम बदल गया, मेजर जनरल हो गया और महानिदेशक हो गया। इसके बाद इससे ये हुआ कि मेजर जनरल आरएस पेंटल ये बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ, 1982 में क्या हुआ, 1982 में महानिदेशक जो शब्द था, महानिदेशक शब्द था, यहाँ पे राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, निदेशालय की स्थापना हुई। ओके, 1982 में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की स्थापना हो गई। और स्थापना होने के पश्चात क्या हुआ कि स्थापना होने के पश्चात यहाँ पे इसका रैंक चेंज होकर के क्या हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल। क्या हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। और वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, वर्तमान में क्या पूरा नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। ओके, वर्तमान में एनसीसी के डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, यानी निदेशालय के प्रमुख कौन है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको अमिरेज करते हैं। अब सबको एक बार मैं फिर समझा दूं। एनसीसी के सफल संचालन हेतु 1948 में एक निदेशक नियुक्त किया गया। उस निदेशक के नेतृत्व में क्या हुआ, उसको रैंक मिला कर्नल का। और प्रथम निदेशक एनसीसी के कौन बने थे, कर्नल जीजी बैबूर। इनका पूरा नाम था गोपाल गुरुनाथ बैबूर। ओके, कभी भी किसी का नाम बोलिए तो कर्नल उसका रैंक है उसके साथ बोले, कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैबूर, शॉर्टकट नाम है इनका जीजी बैबूर। 1954 में एनसीसी का विस्तार हुआ तो इसमें ब्रिगेडियर कर दिया गया। 1961 में मेजर जनरल हुआ। 1962 में क्या हुआ, क्या निदेशक शब्द को चेंज करके क्या कर दिया गया, महानिदेशक हो गया। और
और इसी के बाद से यहाँ पे फिर इसके जो अगले महानिदेशक बने वो कौन बने, मेजर जनरल आर.एस. पेंटर। और 1982 में ये जो मेजर जनरल वाला रैंक था इसको हटा करके यहाँ क्या कर दिया, लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। और लेफ्टिनेंट जनरल होने के बाद यहीं पे एक राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की स्थापना हुई। स्थापना होने के पश्चात ये आज तक चलता आ रहा है। और मुझे आशा है अब सबको ये पसंद आ रहा होगा। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एनसीसी में उस समय एनसीसी को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, एनसीसी को उस समय सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सलाहकार समितियां गठित की गई। क्या की गई, सलाहकार समितियां गठित की गई। ओके, इस समिति में कौन कौन थे, एनसीसी को सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सलाहकार समिति का गठन हुआ। जी एक बार समझिए, एनसीसी को सुसंगठित तरीके से मतलब एनसीसी को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या किया गया, एक सलाहकार समिति केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई या गठित की गई। इस समिति में कौन कौन थे, मतलब समिति तो बनी लेकिन कौन कौन है इसमें, कौन कौन शामिल है इसमें, कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो इस समिति में रक्षा मंत्री, कौन, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, ओके। उसके बाद है वित्तीय सलाहकार, रक्षा सचिव वित्तीय सलाहकार। ओके, अब है यहाँ पे आपके तीनों सेना प्रमुख। इसमें कौन कौन है, तीनों सेना प्रमुख भी हैं। आगे संसद द्वारा दो मनोनीत सदस्य, दो चुने हुए सदस्य थे। कौन थे, दो चुने हुए सदस्य। ठीक है, आगे थे आपके सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से, एक बार आप समझ लिए। एनसीसी को सुसंगठित तरीके से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया या गठन हुआ। इस समिति में मुख्यतः निम्न लोग शामिल थे। पहला रक्षा मंत्री, इस समय रक्षा मंत्री कौन है आप सब बताइए। इस समय रक्षा मंत्री है आपके श्री राजनाथ सिंह। कौन है, श्री राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव है इस समय आपके, रक्षा सचिव इस समय आपके हैं संजय मूरे। शिक्षा सचिव है आपके सोरिस। उसके बाद है आपके तीनों सेना प्रमुख पे आपके कौन कौन आ जाएंगे, ये आपके आर्मी में आपके आ जाएंगे ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सर। मनोज पांडे कौन है, मनोज पांडे आर्मी में हो जाएंगे ये। उसके बाद से थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सर, जो इस समय वर्तमान में निवर्तमान में उस समय कोई सर होंगे। उसके बाद से नेवी में कौन है इस समय, एडमिरल आर हरि कुमार, नेवी में हो गए। उसके बाद से आपके एयरफोर्स के कौन हो जाएंगे आपके एयर चीफ मार्शल
एयर चीफ मार्शल आपके कौन जाएंगे? वी आर का मतलब क्या होगा? विवेक राम चौधरी। क्या होगा? विवेक राम चौधरी। कैडेट्स आप सब यहाँ पर ध्यान दें, इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे, चाहे उस समय हुए थे, इस समय भी हैं। तीनों सेना प्रमुख, आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ये वर्तमान में है, निवर्तमान में उस समय कोई होंगे। नेवी एडमिरल आर हरि कुमार, उस समय भी कोई होंगे। एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। वी आर बोले तो इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। और उसके बाद संसद द्वारा 2 चुने हुए सदस्य थे इसमें। सरकार द्वारा, जो सरकार चल रही थी, सत्ताधारी जो सरकार थी उस समय, उसके द्वारा चुने हुए, मनोनीत किए हुए 5 सदस्य थे इसमें। ठीक है, अब ये सदस्य क्या किए? एनसीसी को सुसंगठित तरीके से चलाने में अपनी पूर्ण सहयोग दिया। ओके, और सहयोग देते हुए आ रहे हैं। उम्मीद है आगे भी ये लोग अपना अनवरत सहयोग प्रदान करते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं। व्हाइट बोर्ड थोड़ा संकुचित है ईओटीसी की तरह से, तो हमें तो नहीं लगता है कि ये हमारी योजना विफल होगी, क्योंकि हम कम जगह में भी अपने आप को अच्छे तरीके से रिजर्व कर लेते हैं। एनसीसी को सुदृढ़ तरीके से चलाने हेतु समितियां, सलाहकार समिति गठित हो गई। ये समिति गठित होने के पश्चात क्या हुआ? 1949 में, कब? 1949 में एनसीसी के अंदर गर्ल डिवीजन जीडी यानी गर्ल डिवीजन, ठीक है, गर्ल डिवीजन की नींव रखी गई। ओके, एनसीसी के अंदर मतलब 1949 में, कब? 1949 में, ठीक है। एनसीसी के अंदर 1949 में जीडी यानी गर्ल डिवीजन की नींव रखी गई या स्थापना की गई। फिर क्या हुआ? आगे हुआ इसमें 1950 में पैरा डिवीजन की स्थापना हुई। पैरा डिवीजन की स्थापना या नींव रखी गई। फिर आगे 1952 में एनडी का मतलब क्या होगा? नेवल डिवीजन। नेवल यानी नौसेना का आगमन हुआ। किसमें? एनसीसी में, ठीक है, यानी नेवल विंग, एनडब्ल्यू, ठीक है। इस तरह से एनसीसी में मतलब अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से चलता आ रहा था। फिर आगे इसमें अनेक आमूलचूल परिवर्तन हुए। इसमें कुछ और भी हैं, आप सबको मैं इसी समय उसको पठित कराऊंगा। इसमें कुछ है, एनसीसी को अच्छे तरीके से मतलब जो छात्र थे उनको अच्छे तरीके से राइफल वगैरह जो भी मतलब प्रशिक्षण था इसको अच्छे तरीके से देने के लिए एनसीसी में 2 अप्रैल एनसीसी में राइफल प्रशिक्षण देने हेतु क्या किया गया? 1962 में एनसीसी राइफल की स्थापना हुई। आप पूछेंगे क्यों? तो सुनिए, जो एनसीसी का प्रशिक्षण चल रहा था उसमें जो एनसीसी में राइफल का मतलब 0.22 चाहे जो भी उस समय जिससे भी प्रशिक्षण दिए, शायद मुझे ऐसा है उस समय भी 0.22 ही होगा, और इस समय तो चलता आ ही रहा है। तो एनसीसी में एनसीसी राइफल्स की स्थापना 1962 में की गई। कब की गई? 1962 में की गई। और इसके स्थापना के बाद इसका जो किया हो गया कि मतलब एनसीसी और एनसीसी राइफल दोनों अलग अलग हो गए।
तो अलग होने के बाद क्या होगा, इन दोनों में जो मतलब एनसीसी में और एनसीसी राइफल में समानता अलग अलग हो गई, मतलब एक विभिन्नता नजर आने लगी। इस विभिन्नता के नजर आने के पश्चात जो मतलब एनसीसी के महानिदेशक थे, चाहे एनसीसी में जो सलाहकार समितियां थी, सलाहकार समितियां क्यों रखी जाती है? विपत्ति, संकट, विपदा के समय जब कुछ मतलब अप्रिय चीजें लगती है, उनको क्या करेंगे, दूर करने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से निर्णय ले, उसके बाद उसको क्या करेंगे, दूर करें। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ, 2 अप्रैल 1964 को एनसीसी में इसका विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। किसका? एनसीसी राइफल का, एनसीसी राइफल्स का। किसका? एनसीसी राइफल्स का। एनसीसी में विलय, विलय मतलब क्या होता है, मतलब मिला दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, एनसीसी में मिला दिया। किसको? एनसीसी राइफल्स को। कब मिलाया गया? 2 अप्रैल 1964 को मिलाया गया। क्यों मिलाया गया? तो इसलिए मिलाया गया क्योंकि एनसीसी और एनसीसी राइफल में विभिन्नता नजर आने लगी थी। जब एक ही घर में ना 2 भाई होते हैं और जब तक एक में रहते हैं ना, तो उस परिवार की प्रकाष्ठा पड़ोस में, आस पास के उसके रिश्तेदारों में, संबंधियों में दिखने में, सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन जब वो उनके बीच फुटमत का भाव होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो जो उसके परिवार का मुखिया होता है, वो क्या करता है, दोनों को जोड़ता है। यानी उसी तरह से जो महानिदेशक होंगे 1964 में, वो क्या किए, एनसीसी राइफल्स को और एनसीसी को दोनों पकड़ के लाए इधर। आप देश में कहीं ऐसा अजब जैसा माहौल बना के रखे हो, यहाँ पर आओ जल्दी, और दोनों लोग एक ही रूम में रहो, अलग अलग नहीं, एक ही में रहना। क्यों रहना है? ठीक नहीं लग रहा है। किसको? सलाहकार समिति को अच्छा नहीं लग रहा है। आगे तुम लोग इसी में बैठ जाओ, अच्छी तरीके से मिल मिलाप के रहो। आगे अब सबको मैं बता दूं कि एनसीसी में समय समय पर अनेक आमूलचूल परिवर्तन होते रहे और 1997 में थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। भाई संकुचित क्षेत्र है, क्या करूं, यूटीसी जैसी हालत हो गई है। आगे हमारी भी समिति कोई बनेगी, उस समिति बनने के पश्चात हम भी कुछ निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के पश्चात कुछ आमूलचूल परिवर्तन करेंगे इसमें। तब तक आप सबका सपोर्ट मिलता रहे हमको भी, जिससे मैं कि प्रोत्साहित होकर के आप लोग के लिए अग्रिम वीडियो बनाते रहूंगा। 1997 में एनसीसी के अंदर क्या हुआ? 1997 में एनसीसी के अंदर खेलकूद को शामिल किया गया। एनसीसी के अंदर क्या किया? खेलकूद को शामिल किया गया। किसको? खेलकूद को शामिल किया गया। एनसीसी के अंदर 1997 में खेलकूद को शामिल कर दिया गया। यह खेलकूद कब से कब तक होता है? 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। इसमें हर निदेशालय से कैडेट प्रतिभाग करते हैं। कैडेट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा। प्रतिभा हर निदेशालय से कैडेट प्रतिभाग करते हैं। 1997 में एनसीसी के अंदर खेलकूद की स्थापना कर दी गई और इस स्थापना के होने के पश्चात 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक क्या होता है? 6 अगस्त तक क्या होता है?
एनसीसी में जो इसकी स्थापना 1997 में एनसीसी के अंदर स्थापना होने के पश्चात 6 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक हर वर्ष दिल्ली में खेलकूद का आयोजन किया जाता है। और आगे मैं आपको बता दूं 2006 में एनसीसी के अंदर फील्ड इंजीनियरिंग और आपके अभियांत्रिक ऑब्स्टेकल की सूची शामिल की गई। मतलब इससे आपका क्या तात्पर्य होगा? इससे तात्पर्य होगा कि 2006 में एनसीसी का जो सिलेबस था उसमें फील्ड इंजीनियरिंग, जिसको हम की बोलते हैं क्षेत्र अभियांत्रिकी का मतलब होता है कि क्षेत्र कला, मतलब क्षेत्र कला के अंतर्गत इसका कुछ प्रारूप आता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब जो ऑब्स्टेकल होता है, ऑब्स्टेकल में बाधा प्रशिक्षण होता है वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती है इसमें सम्मिलित होती है। और हम आपको कुछ एनसीसी का फैक्ट बता दे रहे हैं। एनसीसी का फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। वर्तमान में एनसीसी के कुल कैडेट 13 लाख के करीब है। 13 लाख के करीब या इससे अधिक है। 13 लाख के करीब नहीं, 13 लाख से अधिक है। 13 लाख से अधिक है, क्योंकि जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से कैडेट भी बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कैडेट भी बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कैडेटों का देश सेवा के प्रति क्या हो रहा है, आगे रुझान हो रहा है। हमारे देश के सभी जिलों में 84-10 सभी जिलों में कितने 52-81 कॉलेज हुआ। देश के सभी जिलों में 52-81 सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे हम क्षमा चाहेंगे। देश के सभी जिलों में 84-10 स्कूल में, मतलब 8,410 स्कूलों में और 52-51 यानी 5,251 कॉलेजों में एनसीसी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में इसकी डाटा अधिक हो सकती है। वर्तमान में इसकी डाटा क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। कैडेट्स वर्तमान में एनसीसी के कुल कैडेट कितने हैं? 13 लाख से अधिक है। मतलब कुछ एक आध दो अधिक होंगे। जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ रही है, सेम उसी तरह से कैडेट भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैडेटों का देश सेवा के प्रति क्या हो रहा है, रुझान हो रहा है। और आगे
देश के हमारे जितने भी जिले हैं, समूचे जिलों में 8,410 स्कूलों में, 5,251 कॉलेजों में एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में इसकी डाटा बोले तो क्या, इसकी मतलब जो संख्या हो अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ये वर्तमान समय का नहीं है, मैंने अध्ययन किया है उसी समय का है ये, और कुछ एक आध इसमें बड़े होंगे। आगे आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं इसको एडिट करता हूं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ये जो शिक्षा मुहिम चल रही है आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे फिर अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इन सभी को एनसीसी में सभी कितने 13 पॉइंट कुछ 13 पॉइंट एनसीसी के सभी 13.08 या इससे कुछ कम भी हो सकते हैं, करीब जो कैडेट हैं, इन सबको ट्रेनिंग देने के लिए क्या हुआ है, पूरे देश में 91 पूरे देश में निम्न सैन्य स्थल स्थापित है। क्या क्या ग्रुप, आर्मी के कितने, नेवी के, एयरफोर्स के। ओके कैडेट्स, आप सभी ध्यान दें। कुल ग्रुप है 91। कितने हैं कुल ग्रुप? 91 हैं। 763 आर्मी के, 763 आर्मी के क्या है, बटालियन है। 763 आर्मी की बटालियन है, यानी क्या, इसमें से कुल ग्रुप कितने हैं पूरे देश में, हम लोग के भारत में पूरे ग्रुप कितने हैं, 91 हैं। इस समय का डाटा कुछ और होगा तो नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पूरे ग्रुप की संख्या 91 है। आर्मी के इसमें 763 हैं, और जो इसमें कौन से हैं, टेक्निकल व गर्ल यूनिट सहित, और इसमें आपके 58 नेवल के हैं और 58 एयरफोर्स के यूनिट है। क्या है, यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या पढ़ाया आपको। एनसीसी का जो मतलब यूनिट्स हैं हमारे पूरे देश में 92 ग्रुप्स हैं, 763 आर्मी के हैं और 58 नेवल के हैं, 58 एयरफोर्स के हैं। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे आगे। एनसीसी का विस्तार क्षेत्र भौगोलिक रूप से दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। दक्षिण में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तक। कहाँ तक? लक्षद्वीप तक। ओके, और उत्तर में है यह लेह तक।
लेह तक। पूर्व में कहां तक है? कोहिमा तक। पूर्व में कहां तक है? कोहिमा तक। और पश्चिम में है ये कच्छ तक। कच्छ तक। कहां तक है? कच्छ तक। थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं, कच्छ तक। कैडेट्स ध्यान दीजिए, एनसीसी का जो भौगोलिक परिक्षेत्र है वो मुख्य रूप से हमारे देश के चारों दिशाओं में फैला हुआ है। दक्षिण में अंडमान निकोबार से लेकर के लक्षद्वीप तक, उत्तर में लेह तक, पूर्व में आपका हो जाएगा यहाँ पे कोहिमा तक, पश्चिम में कच्छ तक। ठीक है कैडेट्स, आप सबसे मैं पूरी तरह से उम्मीद रखता हूँ कि आपको हमारी ये क्लासेस पूरी तरह से समझ में आई होगी। और अगर कुछ भी इसमें आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही आपको मैं एक बार अपनी पूरी क्लास का रिवीजन करा देता हूँ। सर्वप्रथम हुआ क्या कि 1917 में जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित करके राज्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने एनसीसी में क्या किया, सेना की कमजोरी को महसूस किया। यानी उनको लगा कि क्या सेना हमारी कमजोर है, तो उन्होंने क्या किया, 1917 में एक यूसी नामक संस्थान की स्थापना की जिसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी कोर। अब ये क्या है कि 1920 में हमारे देश उस समय एक भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ। उस अधिनियम के पारित होने के पश्चात इसका नाम बदल के क्या हो गया, यूटीसी हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। अब फिर क्या हुआ, 1942 में इसका नाम बदल करके यूओटीसी हो गया। क्या हो गया, यूओटीसी। और यही यूओटीसी है ना जो श्री कृष्ण भगवान अपनी माता के कोख से 8वें शायद पुत्र जन्म लिए थे, और शायद यहाँ पे भी एनसीसी अब जन्म लेने वाली ही थी। ठीक उसी प्रकार से यूओटीसी के बाद एनसीसी जन्म लेगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त है। यूओटीसी जो संस्थान थी वो यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ये संस्थान एक संकुचित क्षेत्र में थी। इसमें बहुत ज़्यादा छात्रों ने भाग नहीं लिया। इस भाग ना लेने के कारण यह पूरी तरह से विफल हुई। कब विफल हुई, 1939 में। 2 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसके दौरान यह अपनी पूरे उद्देश्यों में विफल रही। विफल होने के पश्चात 1946 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हमें अपने देश के जो भी सैनिक गतिविधियां हैं इसको अच्छी तरह से पुष्ट करने के लिए हमें अपने देश के अंदर जो भी छात्र हैं उनको एक अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से सैन्य प्रशिक्षण देने की मूलभूत आवश्यकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1946 में एक राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना कर दी। स्थापना करने के पश्चात क्या हुआ, 1947 में ये जो समिति थी राष्ट्रीय कैडेट कोर, यह समिति पूरे विश्व के अंदर जो भी विकसित देश थे उसके दरमियान जा करके वहाँ पे उनका डाटा एकत्र किया कि वो कैसे अपने यहाँ सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। वो सब डाटा एकत्र करने के बाद वो लोग 1947 में पुनः भारत आए। भारत आने के बाद वो अपने कुंजरी जी को दिए, लीजिए अपना डाटा हमने पूरा एकत्रित करके ला दिया है कि कौन कौन क्या क्या है, मतलब कहाँ पे कैसे सैन्य गतिविधियाँ अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, तो यह गतिविधियाँ 1947 में कुंजरी जी को दे दिए। कुंजरी जी उसको ले जा करके ले दे कि जवाहरलाल लीजिए ये। उस समय मतलब जो भी होंगे जवाहरलाल ने तो उस समय हम लोग 1947 में मतलब लिए। 1947 में किसको दे दिए, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको समिति में मतलब उनको क्या ले जा करके दे दिए, लीजिए कि लीजिए हमारा ये डाटा रहा, हमने पूरा गहन अध्ययन किया विकसित देशों के अंदर जा करके वहाँ पे सैन्य गतिविधियाँ कैसी है उन्होंने लिया। उन्होंने लेने के पश्चात मार्च अप्रैल उन्होंने 1948 में एक बिल बनाया। क्या बनाया, 1948 में एक बिल बनाया जिस बिल का नाम है राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम। इस अधिनियम को उन्होंने संसद में पारित किया और पारित करने के बाद 16 जुलाई 1948 को एनसीसी का सही तरीके से गठन किए और संवैधानिक तरीके से इसको मान्यता दे दिए। इस अनुच्छेद के द्वारा दिए, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। ठीक है, और आगे जो आप लोग को मैंने बताया आप लोग उसको अध्ययन करिएगा
यही रहा। मतलब मुख्य रूप से देखें तो एनसीसी का जो मतलब गठन था यहीं तक था। एनसीसी का गठन हो गया, गठन होने के बाद आपका क्या हुआ, इसमें 1948 में अप्रैल ही 1948 में क्या हुआ, इसमें आपका निदेशक नियुक्त हुए और राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय बना। निदेशक, प्रथम निदेशक आपके हो जाएंगे कर्नल जीजी बैबूर, जिनका पूरा नाम है कर्नल गोपाल गुरुनाथ बैबूर, ठीक है। इस पे बाद 1954 में एनसीसी का विस्तार हुआ। विस्तार होने के बाद इसका जो रैंक था, इस रैंक को बढ़ा दिया गया, ब्रिगेडियर किया गया 1954 में। 1961 में इसका ब्रिगेडियर कर दिया गया। 1962 में इसका जो मतलब निदेशक था, उन निदेशक को क्या कर दिया, महानिदेशक किया गया। और महानिदेशक चेंज हुआ तो महानिदेशक चेंज मतलब जो निदेशक से महानिदेशक हुआ, निदेशक से क्या हुआ, महानिदेशक हुआ। तो जब महानिदेशक बनने की पारी आई तो 1962 में ये जो है आपके आर.एस. पेंटल, मेजर जनरल आर.एस. पेंटल, इसके क्या बोले, अगले महानिदेशक नियुक्त हुए। और नियुक्त होने के पश्चात अनुरोध ऐसे ही बढ़ता रहा। फिर 1982 में इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक की स्थापना की गई। और उस समय रैंक जो था मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। और वर्तमान में हमारे भारत में एनसीसी के डीजी बोले तो डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह हैं। और जो समितियाँ इसमें हैं, आप लोग को मैंने अच्छी तरीके से सुसंगठित तरीके से उसको पढ़ाया है, आप लोग उसको पढ़िएगा। और जो भी आपको हमारी क्लासेस में कमियां आएगी आप उसको बेझिझक कमेंट में शेयर करिएगा। मैं इसको अगली क्लासेस में सुधारने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कोई भी अपने आप में पूर्णतः पुष्ट नहीं है। बट यही है कि हर बंदा प्रयास करता है कि हम अपने जो कैडेट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाएं। मेरी आज की क्लासेस कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा लास्ट समय है तो हम चाहते हैं कि एनसीसी गीत से मैं इसको ख़त्म करूं। एनसीसी की कुछ चंद पंक्तियां मैं आप सबके बीच में गाऊंगा, आप लोग सुनिएगा। आप लोग अगर बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, थोड़ा खड़े हो जाइए, ठीक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हाँ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक है हम, लेकिन जगमग एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सबको मैं यहीं से विदा लेता हूं। और ये मेरी क्लासेस आप सबको कैसी लगी है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए रामबाण औषधि साबित होगा। और आपसे मैं यह अपेक्षा रखता हूँ, आप सब अनुरोध हमारे इस चैनल एनसीसी अल्फा क्लासेस बाय सोनू को सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट तक शेयर करिएगा। जो भी वर्तमान में कैडेट प्रशिक्षित ट्रेनिंग ले रहा हो उसको भी, और जो भावी लेने वाला है उसको भी, क्योंकि हम जिस संस्थान में उस संस्थान के विषय में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी के लड़के हैं तो हमें अपने बाप का नाम पता होना चाहिए, बाप की परिस्थिति के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम
किस परविश में जी रहे हैं, हमारे बाप हमको कैसे मतलब यहाँ तक लाए हैं, उन सब की मतलब जानकारी हमको होनी चाहिए कैडेट्स। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।